Hello everyone, in this video we will going to complete the AIDS and cancer in the minimum time. Only NCERT and line of NCERT each and every will be covered. Okay, now let's start. So AIDS, what is the full form of it? The word AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. एड्स जो वर्ड है वो स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए। इसका मतलब ये है डेफिशिएंसी हो गई है इम्यून सिस्टम में, किसकी वजह से? एक्वायर्ड, जो कि एक्वायर की गई है लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिसीज़, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ बर्थ में आई है, कंजेनाइटल नहीं है, वो एक्वायर करी गई है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम मतलब कई सारे सिम्टम्स इस डिसीज़ में आपको देखने को मिलेंगे। एड्स पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया था, पूछा जा सकता है। एंड इन द लास्ट 25 ईयर और सो इट हैज़ स्प्रेड टू वर्ल्ड, किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सनस। ठीक है, कितने लोगों को मार चुका है? 25 मिलियन पर्सनस को मार चुका है। कितनी सालों में? 25 सालों में पिछली। ठीक है। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पूछा जाता ही है भाई कि कौन सा वायरस है एड्स का, तो व्हाट विल बी से HIV वायरस है। कौन सा वायरस है? HIV वायरस। अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस विच हैव एन एनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। ठीक है, तो ये जो रेट्रोवायरस है इसका क्या है? एक एनवेलप है इसके RNA जीनोम की। ठीक है, जैसे इसका ये RNA जीनोम है तो इसके चारों तरफ क्या है? एक एनवेलप है जो कि ये ग्रुप ऑफ वायरसेस के सिम्टम्स को देता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स किस किस के थ्रू? पहला, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटैमिनेटेड ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट्स। तीसरा, बाय शेयरिंग infected needles as in the case of intravenous drug abusers. And D, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। मतलब 4 कारण हैं मेन, चारों याद रखने हैं। पहला क्या है कि आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में किसी के साथ आएंगे, यू ऑल नो इट इज़ एन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो HIV। दूसरा क्या याद रखोगे? कंटैमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू आप नीडल्स यूज़ कर लेते हैं, सिरेंजेस यूज़ कर लेते हैं, उसके थ्रू भी ये ना एक्सपोज हो सकता है दूसरों को बाई शेयरिंग, है ना। और नीडल्स भाई, जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र्स हैं भाई उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है, वो अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी एक को है दूसरे को भी हो जाएगा। D, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से अब चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। यहाँ पर बोल रहे थे कि कंजेनाइटल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल है कि कंजेनाइटल नहीं हो सकता, उसके बाद प्लेसेंटा से मदर के थ्रू आ रहा है। तो हाँ, होता है ऐसा, मदर से भी आ जाता है। अगर लाइन आई कंजेनाइटल होता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं होता, लेकिन अगर आए कि मदर के थ्रू प्लेसेंटा से आ जाता है बेबी में, तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि NCERT की लाइन है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल, क्या एक तो सेक्स पार्टनर्स उनके मल्टीपल होंगे, है ना, जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं भाई उनको ज़्यादा खतरा है। ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनियसली, इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। अब किसी को ब्लड कैंसर है तो उसको दिक्कत है भाई, उसको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी की सिरिंज उल्टी लगा दी, हो गया काम। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, जिसकी मदर को HIV पहले से है, जो अगर वो चिल्ड्रन ऐसा बॉर्न होता है भाई तो उनको दिक्कत हो सकती है। अब क्या है कि जो पीपल हैं, आपको पता है कि जब पीपल रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही होगा, it is important to note that HIV is not spread by mere touch or physical contact. It spreads only through body fluid. It is as imperative for the physical and physiological well-being. ये कह रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि आप टच करने से फैला लो किसी को, ऐसा इन्फेक्शियस ऐसा थोड़ी है कि टच करके फैल रहा है, तो आप उसको ना, आप फैमिली और सोसाइटी से उसको अलग मत करिए। ऑलवेज़ क्या होता है, आप उसको सोसाइटी से अलग मत करिए, अपने साथ रखिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए क्या करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले भी। टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम कितना होता है, तो वो वेरी कर सकता है कुछ महीने से लेके 5-10 साल तक। ठीक है, इट कुड वेरी फ्रॉम सम मंथ टू 5 to 10 ईयर्स। अब मैं आपको एक बार लाइफ साइकिल दिखा देता हूँ। ये देखिए लाइफ साइकिल देखेंगे आप, तो ये हमारे पास एक रेट्रो वायरस होता है, ये रेट्रो वायरस है। अब ये क्या करेगा, इसके पास वायरल प्रोटीन का कोट है और एक RNA कोर है। अब इसे अंदर जाना है, तो अब इसे रेप्लिकेट करना है, तो ये क्या करेगा, अपना ये जो इसका वायरल RNA है उसको ये अंदर ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, वायरल है। अब ये RNA हमारे, ये हमारी मतलब वैसे तो हम लोग बेसोफिल बोलते हैं मेजरली,
इन्फेक्टेड होती हैं जो, पर ठीक है कोई भी सेल हो सकती है, एनिमल सेल लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गई, इसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, जैसे तो डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद अब जब आरएनए से डीएनए बन गया तो डीएनए हमारे होस्ट जीनोम में गया, ठीक है। उसने क्या किया, नया आरएनए और आरएनए बनाया और आरएनए बनाया, जिससे कि नए वायरस प्रोड्यूस हो गए और वो हमारी सेल से बाहर आ गए। तो यहाँ पर आपको ना याद रखना होता है, जैसे कि पूछ सकते हैं कभी कभी कि यहाँ पर ऐसे लाइन करके पूछ लेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा, है ना। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है होस्ट जीनोम में, नया वायरल आरएनए बन रहा है, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, द वायरस एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस, है ना। कौन सी, मान लीजिए कि वो मैक्रोफेज थी, बेसोफिल, आई एम सॉरी, मैक्रोफेजेस दी जाती हैं, मैक्रोफेजेस में वो एंटर करते हैं, वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये जो वायरल डीएनए है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट डीएनए के साथ में एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स कि भाई अब और वायरस पार्टिकल बनाइए। माइक्रोफेज इसलिए क्या हो गया, एक वायरस किसकी तरह काम करेगा, एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि वायरस और वायरस बना रहा है, समझ रहे हो। कहाँ पे बना रहा है, मैक्रोफेज में। तो मैक्रोफेज क्या हो गई, मैक्रोफेज क्या हो गई, एक एचआईवी फैक्ट्री हो गई। क्या हो गई, एक एचआईवी फैक्ट्री, है ना। क्यों हो गई भाई, वहीं पे तो जाके बन रहे हैं और वायरस। इसीलिए जो एचआईवी हैं वो मतलब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में भी जाते हैं, वहाँ पे और वायरस प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या हुआ, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। तो इससे भी दिक्कत होती है हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा। प्रोसेस द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट ने बनाया और वायरस बना इसमें, और टी लिम्फोसाइट्स को वो करेगा डैमेज। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो पूछा जा सकता है यार, मतलब एचआईवी फैक्ट्री को पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स मतलब का नंबर कम हो रहा है, किस में हो रहा है, कौन सी डिसीज़ में, आपको बताना होगा एड्स में होता है ना। एड्स में आपका टी लिम्फोसाइट का नंबर कम होता है, ठीक है। आगे क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड पर्सन को बाउट्स ऑफ फीवर आएगा, डायरिया होगा, वेट कम हो जाएगा, ऑफकोर्स कम होगा यार। नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट तो कम हो रहा है, पर्सन को इन्फेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे कि आप ना माइकोबैक्टीरियम बहुत मतलब लो क्वालिटी के आप समझ सकते हो वायरसेस हैं, फंजाई है, और टॉक्सोप्लाज्मा बहुत मतलब इनका अगर हमारी नॉर्मल बॉडी पे अगर देखेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट व्हेन द पेशेंट ऑफ एड्स इज़ देयर तो इसका भी एक मैसिव आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। पेशेंट बिकम सो इम्यूनो डिफिशियंट दैट ही सी अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन। इसलिए हम लोग क्या कराते हैं, एलिजा टेस्ट कराते हैं, वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट। आप सिंपल यूरिन या सीरम एनालिसिस कराएंगे तो उससे पता भी नहीं चलेगा। आपको अगर अर्ली डिटेक्शन करना है तो आपको एलिजा टेस्ट कराना ही होगा। ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। मतलब आप ना इससे अपनी मौत को अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप को वो मतलब डेथ तो होनी है, पर आप थोड़े दिन तक लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब देखिए प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं एड्स का कोई क्योर तो था नहीं, प्रिवेंशन बेस्ट ऑप्शन है। मोर एवर एच आई वी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स इन एडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड की तरह हम लोग को मेयरली एयर के थ्रू नहीं हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन न्यू बॉर्न मदर से हो रहा है। तो पुअर मॉनिटरिंग अगर देखभाल नहीं करेंगे तो भाई हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमसे नाको कहता है, नाको क्या है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहता है भाई डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब इग्नोरेंस करके तो मत मरिए। और एन वगैरह काफ़ी काम कर रहे हैं, और WHO है जो हमारे पास, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं इस ताकि इसको रोक सकें। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग द यूज़ ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्लिनिक, कॉन्डम्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आप इन सब से बचाया जा सके, ठीक है। अब इन्फेक्शन HIV से ऐसा नहीं है जो आप छुपाया जा सके कहीं से, ठीक है। तो ये आप ऐसा नहीं है कि उसको छुपाएं क्योंकि फिर वो और लोगों में स्प्रेड होगा। तो आप ये बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको फैलने से रोक सकते हैं। मतलब हो गया है तो उसको छुपाएं नहीं, दैट्स बेटर, ठीक है। अब कैंसर पे आ जाते हैं।
Cancer is one of the most dreaded disease of the human beings, and it is a major cause of death all over the globe. More than a million Indians suffer from cancer, and a large number of them die from it annually. समझ रहे हो, मिलियन 10⁻⁶ है ना, इतने लोग जो हैं मतलब इससे पीड़ित होते हैं कैंसर से। मैकेनिज्म क्या है इसका? अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स जैसे नॉर्मल होती हैं, सेल्स मतलब नॉर्मल ही रहती हैं, सारी सेल्स में वो हो सकता है कैंसर्स, ठीक है। मतलब कोई भी नॉर्मल सेल है उसका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, कैंसरस सेल्स हो जाएगी। तो हम देखते हैं इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड। हमारी रेगुलेटेड होती है भाई, कोई भी अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रही है तो वो बहुत हाईली कंट्रोल्ड है। कैंसरस सेल्स में देर इज़ ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब कैंसरस सेल होंगी तो उनमें इस मैकेनिज्म का ब्रेक डाउन हो जाएगा। नॉर्मल सेल्स शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। मतलब ऐसे सेल ना पास पास रखी हुई हैं तो अब इनकी ना ग्रोथ नहीं होगी, और कि यार ठीक है इसके बीच में अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है ना तो वो ऐसे करके कहेगा यार ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है तो अब अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अब ना हम इनहिबिट कर देंगे एक दूसरे की ग्रोथ, अब ना आगे होने नहीं देंगे। पर इस मैकेनिज़्म जो प्रॉपर्टी है वो टूट जाती है इन द कैंसर। तो वहाँ पे क्या होता है, बाई वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ को, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोक देता है। जब वो नॉर्मल स्टेज में होता है तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाता है। कैंसरस सेल्स में ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू मास ऑफ सेल्स एंड कॉल्ड ट्यूमर्स। ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशंस एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज। मतलब किसी एक पार्ट में हुआ बॉडी के तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो वहीं रह रहा है, वहीं पर मतलब अपना और सेल्स बनाया जा रहा है। वो मतलब देख नहीं रहा क्या बना रहे हैं, इसके ऊपर और सेल्स, पर वो एक ही जगह रह रहा है, ठीक है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। These cells grow very rapidly, invading and damaging surrounding normal tissues. As these cells actively divide and grow, also starve the normal cells by competing for vital nutrients। है ना, तो ये भी वही कर रहा है मतलब। लेकिन ये क्या कर रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जैसे इस जगह हुआ, इस जगह तो इसने ऐसा किया कि बहुत सारी सेल्स इसने बना ली एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन तो दिखा नहीं रहा है, बहुत सारी सेल्स बन गई। पर अब ये दूसरी जगह भी चला जाएगा, वहाँ भी जाके ना ऐसा करेगा, बहुत सारी सेल्स बनाएगा। और जो दूसरी सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स हैं, है ना, नॉर्मल सेल्स जैसे कि तुम्हें दिख रही हैं, तो नॉर्मल सेल्स का क्या करेगा कि इनका खाना छीनेगा और वाइटल न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब ले लेगा। सेल्स लोड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड एंड वेयर एवर दे गेट लॉस्ट इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर। जिधर पहुँच गए उधर नया उन्होंने क्या ट्यूमर स्टार्ट किया। दिस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस इज़ द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इस ट्यूमर की यही प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह जाके वहाँ नया ट्यूमर स्टार्ट करना, इस प्रॉपर्टी को ही मेटास्टेसिस कहते हैं। पूछी जा सकती है प्रॉपर्टी कौन सी है, मेटास्टेसिस। करती क्या है, दूसरी जगह गई, दूसरी सेल्स को डैमेज किया, उनका न्यूट्रिएंट छीना, जहाँ पहुँच गई वहाँ पे जाके नया ट्यूमर स्टार्ट किया, और उस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन अब कैंसर हुआ कैसे? तो कॉज क्या होते हैं कैंसर के? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब तीनों में से कोई भी एजेंट्स होता है जो नॉर्मल सेल्स ही होती हैं पर वो कैंसरस और नियोप्लास्टिक में चेंज कर देते हैं, कैंसरस या नियोप्लास्टिक में। जैसे कि उन एजेंट्स को कहते हैं हम लोग कार्सिनोजेंस। क्या कहते हैं, कार्सिनोजेंस। आयनाइजिंग रेडिएशंस थोड़ा याद रख लीजिएगा, हो सकता है मैच द कॉलम में पूछ लें कि कौन सी आयनाइजिंग है, कौन सी नॉन आयनाइजिंग है ना। तो आप याद रखिए, आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड द गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक द यूवी रेज। यूवी रेज आपकी आयनाइजिंग नहीं है, बाकी एक्स रेज और गामा रेज आपकी आयनाइजिंग हैं, ठीक है। एक्स रेज गामा रेज ऐसे याद कर लीजिए कि यार ये टूट जाएंगी, है ना, आयनाइज हो जाएंगी, लेकिन यूवी रेज नहीं टूट रहे। डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। Chemical carcinogen present in the tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer. Cancer-causing viruses called oncogenic viruses have genes called viral oncogenes। अब इनके पास जीन्स ऐसी होती हैं जिसको हम लोग वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। कौन सी जीन्स कहते हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स। किसके पास होती हैं, केमिकल कार्सिनोजन, जो कि टोबैको स्मोक में प्रेजेंट है, जो कि लंग कैंसर भी कर रहा है। इसके पास जो वायरल जीन्स हैं उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑन्कोजेनिक वायरसेस कह रहे हैं इनको, और जीन्स को वायरल ऑन्कोजीन्स कह रहे हैं। फर्दर
मोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैं और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड नॉर्मल सेल्स। अब तुमसे कोई कहेगा कि यार सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये ना कैंसरस सेल्स हैं। तुम्हें ये पता होना चाहिए दीज आर नॉर्मल सेल्स, लिखा हुआ है दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द नॉर्मल सेल्स। लेकिन जब ये एक्टिवेटेड हो जाएंगी सर्टेन कंडीशंस में, इससे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जब कब होगा? जब हम इन्हें एक्टिवेट कर देंगे। क्या क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे अंडर सर्टेन कंडीशंस में। तो ये ऑन्कोजेनिक किस्म का क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब नॉर्मली सेल थी, लेकिन अब आप ना कार्सिनोजन ले आए, है ना, जैसे कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन या नॉन आयनाइजिंग या फिर केमिकल कार्सिनोजन, जो कि आपको बताया टोबैको स्मोक में होता है। तो उससे जो आपकी सेलुलर ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन्स थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें? वायरल ऑन्कोजीन्स में हो गई। ठीक है। अब भाई कैंसर तो हो ही गया है, तो अब करना क्या है? कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस करना है। अर्ली डिटेक्शन कैंसर का बहुत ज़रूरी है, ताकि ना आप ना ट्रीट कर सको उसको सक्सेसफुली। बहुत सारे केस में अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो देन इट कैन बी प्रॉबेबल कि आप उसका इलाज कर पाओ। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ ऑफ द टिश्यूज़ एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकीमियाज। इसका मतलब क्या है? जिस केस में सेल्स का नंबर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आप उसकी बायोप्सी करवाएं। बायोप्सी मतलब जैसे कि आपने कोई सेल ली ऐसे, ठीक है, आपने सेल्स ली, आपने देखा इसको, आपने एक मतलब उस पर रखा, टेस्ट ट्यूब वगैरह में लिया, या फिर आप प्लेट पे ले सकते हैं, आप डेस्क पेट्री डिश वगैरह पे छोटी छोटी ग्लास प्लेट्स होती हैं, तो वहाँ पे आपने उसको रखा, इसको कट किया, ठीक है, और उसको आपने क्या किया, माइक्रोस्कोप्स के अंदर और जितने भी लैब में होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी मदद से आपने देखा कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। बायोप्सी में पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस इज स्टेन्ड। पहले इसको स्टेन करेंगे, फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे। पैथोलॉजिस्ट करेगा, कौन करेगा? हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? पैथोलॉजिस्ट करेगा। तो ये होता है बायोप्सी के अंदर। थिन सेक्शन में काटो, माइक्रोस्कोप में देखो। अब इसमें कौन कौन सी हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? रेडियोग्राफी, एक्सरेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं सीटी की, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू द डिटेक्ट कैंसर एंड ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अब यहाँ से मेन बात स्टार्ट होती है कि आपने ये तीनों के नाम पढ़ लिए, अच्छी बात है, पर पूछा क्या जाएगा रेडियोग्राफी में कौन सी रेज यूज़ होती हैं? तो आप याद रखेंगे यूज़ ऑफ एक्स रेज। रेडियोग्राफी में एक्स रेज यूज़ होती हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में भी आपकी एक्स रेज ही यूज़ होती हैं, जो कि 3D इमेज देती है किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल का। पूछा जाता है कि कौन सी टेक्निक है जिससे 3D इमेज इंटरनल ऑब्जेक्ट का मिलता है, और वो कौन सी रेज का इस्तेमाल करती हैं? तो एक्स रेज का ही इस्तेमाल करती हैं। और 3D इमेज किसी के इंटरनल ऑब्जेक्ट का कौन देती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी देती है। 3D इमेज किसी भी इंटरनल ऑब्जेक्ट का कंप्यूटेड टोमोग्राफी देती है और एक्स रेज का यूज़ करती है। एक्स रेज आयनाइजिंग थी कि नॉन आयनाइजिंग थी, बताइए? तो एक्स रेज आयनाइजिंग थी, है ना, एक्स रेज और गामा रेज। और नॉन आयनाइजिंग कौन थी? आपकी यूवी रेज थी। ठीक है। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरेज यूज़ करता है 3D देने के लिए। एमआरआई में आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, जो कि आपको यूवी रेज जैसे हो सकती हैं, तो आप उन्हें यूज़ करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को, ताकि आप पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस पता कर सको। ठीक है। एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर्स। टेक्निक्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी। अब मेरी बात सुनिएगा, इसका मतलब क्या है? आप ना एंटीबॉडीज़ बना सकते हो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, पर आपको उसके लिए पता होना चाहिए एंटीजन कौन सा है। मतलब अब यार किससे हो रहा है ना? अब आपके पास आयनाइजिंग रेडिएशंस थी, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस थी, आपके पास स्मोक कैंसर भी था। तो अगर आपको पता चल जाए कौन सा एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना के आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो ससेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उससे, मतलब उससे ससेप्टेबिलिटी मतलब उससे क्या होगा? अगर वो इन्फेक्शन होगा, अगर उसी से कैंसर हो रहा होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगी? डिटेक्ट हो जाएगा सर्टेन कैंसर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स विच प्रिडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर्स। मतलब क्या है? जब आप थोड़ा सा उनको इससे एक्सपोज करोगे, एंटीबॉडीज़ बनने दोगे, पता चलेगा, सिम्टम्स आएंगे, तो आप प्रिवेंशन कर सकते हो कैंसर का। सच इंडिविजुअल्स मे बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजन। जिस कार्सिनोजन से दिक्कत हो रही है, आप उसको अवॉइड करो। जैसे कि तंबाकू है, स्मोक इन द केस ऑफ लंग कैंसर हो रहा है, तो आप तंबाकू से दूर रहो। तो आप इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है कैंसर की। कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, है ना। आप सर्जरी करा सकते हो, रेडिएशन थेरेपी करा सकते हो, इम्यूनोथेरेपी करा सकते हो।
रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स को आप रेडिएटेड लीथली, आपने देखा समझा भाई कौन कौन से ट्यूमर सेल्स हैं, आपने ऊपर से ही रेडिएट करना शुरू कर दिया लीथली, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यूज़। लेकिन आपने क्या किया कि यहाँ पर अगर आपको लग रहा है यहाँ पे वायरस वायरस हो रहा है ना, तो आपने नॉर्मल जीन्स को अपना ना बचा के रखा, और केवल जो है यहीं पर आपने इसको ना केवल यहीं इरेडिएट किया है लीथली, ठीक है, सराउंडिंग अ ट्यूमर मास, ठीक है, उसको बचा दिया। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल्स। आप ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हो, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स कहते हैं जिनसे आप ट्यूमर सही कर रहे हो। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर ट्यूमर्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस होगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी, मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी, हेयर लॉस हो सकता है। मोस्ट कैंसर जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है ये, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि मेजरली हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो आप कहोगे मेजरली हम इन सबको यूज़ करते हैं, सर्जरी को, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल्स आपने देख ली तो वो डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन नहीं होती, इम्यून सिस्टम से पकड़ में नहीं आती और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। देयरफॉर पेशेंट्स को क्या लेना पड़ता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर अल्फा इंटरफेरॉन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यार, यहीं से सवाल आता है, विच एक्टिवेट देयर इम्यून रिस्पॉन्स एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। पूछा जाएगा नेम द, है ना, रेस्पॉन्स मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर विच एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम टू हेल्प द डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। तो आप बोलोगे अल्फा इंटरफेरॉन, और आपको पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन से तीनों का सही होगा या फिर अलग अलग में से ऑप्शन दे देगा कौन सी से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि कॉम्बिनेशन से ट्रीट करते हैं और ये वाला हम लोग बायोलॉजिकल मॉडिफायर यूज़ करते हैं। थैंक यू।